हेलो स्टूडेंट्स, मैं रितु। आज आपके लिए लाई हूँ कक्षा 10 की मॉडल पेपर सीरीज का पार्ट 2। हम मॉडल पेपर 4 सॉल्व कर रहे थे, जिसका आज पार्ट 2 लेकर के आई हूँ मैं। इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लीजिए। और उससे भी पहले हम 3 मॉडल पेपर का सॉल्यूशन यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री आप देख सकते हैं, जिनको मॉडल पेपर को मैंने सॉल्व करवाया है पूरा यूट्यूब पर। यदि अभी आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उनको देखिए और समझिए, साथ साथ मेरे अभ्यास करते रहिए। ये आपकी तैयारी में बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे, आपकी हेल्प करेंगे। मॉडल पेपर जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको और मजबूत करने के लिए ये मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, के का मान ज्ञात कीजिए यदि ए 2 3 हो, 4 के हो और सी 6 - 3 हो। समरेख का मतलब है यदि एक ही रेखा में है यदि ये तीनों एक ही रेखा में है तो इसका मतलब होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। इसलिए यहाँ पर हम वही सूत्र लगाएंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो देखिए किस प्रकार से लगेगा ये। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। अर्थात 1/2, 2 के +3, ये है x1 y1 z1। तो यहाँ से आया देखो इस प्रकार से 1/2 x1 ब्रैकेट y2 - y3 प्लस x2 y2 - y3, यहाँ पे आ जाएगा y3 - y2 y1 सॉरी प्लस x3 y2 - y1। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है ये। देखिए प्लस x2 का मान 4 -3 इसमें से ये घट जाएगा -3 प्लस 6 3 माइनस के, इसमें से ये घट जाएगा 3 माइनस के ब्रैकेट बंद। अब हम ये जो 2 है बराबर में क्या रहेगा 0। ये जो 2 है पक्षांतरण होकर 0 हो जाएगा। यहाँ पर यदि हम ब्रैकेट खोलेंगे तो आएगा 2k + 2 है ना, माइनस का 12 18 माइनस का 6k। ठीक है, अब देखिए जो के वाले हैं उनको एक साइड जोड़ लीजिए, बिना के वालों को एक साइड जोड़ लीजिए। तो ये बन गया देखो ये हो गया 24 माइनस का 24 और ये हो गया 2k + 6 सॉरी यहाँ पर 3 है तो इस हिसाब से 6 आएगा है ना। और 6 और 18 को भी जोड़ा तो 24, 12 और 12 को भी जोड़ेंगे तो 24, 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास माइनस का 4k बराबर 0। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा k बराबर 0। ठीक है, यानी k का मान कितना आएगा 0 आएगा इसको सॉल्व करके। ठीक है, अगर आप मेरे साथ अभ्यास कर रहे हैं तो आप सॉल्व करना सीख गए होंगे कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक ऊर्ध्वाधर सीढ़ी
दीवार के सहारे, अब आपको ये देखना भाई सीढ़ी अगर दीवार के सहारे लगी हुई है तो ये सीढ़ी होती है इस तरह से, और इस तरह से ये आधार और ये दीवार, इस तरह इसका त्रिभुज बनेगा और ये सीढ़ी है। नीचे का सिरा क्षैतिज भूमि पर दीवार से 3 मीटर की दूरी पर है। नीचे का सिरा दीवार से कितने मीटर की दूरी पर है? 3 मीटर की दूरी पर है। और वह कितने डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ? 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो सीढ़ी भूमि से 60 मीटर का कोण बनाए तो सीढ़ी दीवार पर कितनी ऊंचाई तक पहुंचती है? ये H और ये X। सीढ़ी दीवार पर कितनी ऊंचाई तक पहुंचती है, यानी कि H का मान हमें ज्ञात करना है। ये 90 डिग्री का कोण है। अब आप देखिए क्या करेंगे, हमारे पास हमें ये ज्ञात करना है और ये है हमारे पास आधार और ये हमारे पास लंब। आधार और लंब के आधार पर जो हमारा सूत्र लगेगा वो कौन सा लगेगा? tan थीटा। अब वह आपको सूत्र याद हो गया होगा, हमने 4 मॉडल पेपर इस सूत्रों पे कर लिए हैं। लंब बटे आधार यानी कि AB बटा BC। tan 60 डिग्री बराबर लंब H और ये 3, tan 60 का मान √3 पर गुणा 3 बराबर H, इसका पक्षांतरण हो जाएगा, इसलिए यहाँ से हमारे पास H बराबर आएगा 3 गुणा 1.732, √3 का मान आपको याद हो जाना चाहिए, बराबर 5.196 मीटर। बहुत ही सरल सा है प्रश्न ये, और हर पेपर में आता ही आता है ये प्रश्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड कीजिए और इसे 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले 5 सेंटीमीटर, इसकी रचना आप खुद लिखेंगे। ठीक है, कुछ नहीं होता, जैसे जैसे आप बोल लिख रहे हैं या जैसे जैसे आप कर रहे हैं उसी प्रकार से आपको लिखना है। सबसे पहले 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचा और एक न्यून डिग्री का कोण बनाया, न्यून कोण बनाया। 2:5 यानी कि कुल 5 भाग होंगे, तो हमने प्रकार से इसके 5 हिस्से चाप लगाए बराबर। अंतिम बिंदु के चाप को हमने लास्ट बी पॉइंट से मिला दिया। ठीक है, फिर बिल्कुल इसी के समांतर हमने एक रेखा 1 2 3 यहाँ पर 2:5, बिल्कुल इसी के समांतर हम एक रेखा खींचेंगे जो ए बी को पी बिंदु पर मिलती है। बस ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया और ये A5 हो गया। आगे बात समझ में? ये सरल सा रहता है, बिल्कुल इस प्रकार से आपको ये चित्र बना करके आना है और इसकी रचना लिखनी है जैसे जैसे आप कर रहे हैं उस प्रकार से। चलिए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्शरेखा खींचिए। देखिए आपको क्या करना है। सर्वप्रथम तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, आप इसे पूरा नाप के बनाएंगे, मैं आपको आइडिया दे रही हूँ। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएं। ठीक है, फिर इनका व्यास 7 सेंटीमीटर, ये O, यहाँ पे P, ये तो OP कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, इधर भी 7 और इधर भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी ये। ठीक है ना, फिर अब OP को समद्वि भाजित कर लीजिए। यहाँ से प्रकार को OP 7 सेंटीमीटर है ना, तो प्रकार को आप 4 सेंटीमीटर खोल लीजिए और O बिंदु पर रखकर चाप लगाइए ऊपर और नीचे, P बिंदु पर चाप लगाइए इस प्रकार से। जब हम इसको ऐसे करेंगे तो ये आधा आधा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, लगभग मान लो यहाँ पे। ऐसे ही हम इसे भी विभाजित कर लेंगे, इसको M1 नाम दे देंगे और यहाँ पर भी हम 4 सेंटीमीटर खींच करके ऊपर चाप नीचे चाप, P बिंदु से और O बिंदु और Q बिंदु दोनों चाप लगाकर इसको समद्वि भाजित कर लेंगे और इसको M2 नाम दे देंगे। ठीक है ना, अब यहाँ से इसको तिरछा मानकर
यहाँ से इसको त्रिज्या मानकर हम इस प्रकार से वृत्त खींचेंगे। ऐसे ही हम इसको त्रिज्या मानकर भी इस प्रकार से वृत्त खींचेंगे, केंद्र मानकर। ये जो दोनों बिंदुओं में मिले हैं, इन दोनों को केंद्र मानकर हम वृत्त खींचेंगे। अब यहाँ पर T1 पर ये काटता है, ये यहाँ पर T2 पर काट रहा है इस वृत्त को, मेन वृत्त को। ये T3 पर काट रहा है और ये T4 पर काट रहा है। अब ये जो T1 है उसको P बिंदु से इस प्रकार से मिलाइए, T2 को इस प्रकार से मिलाइए। मेरे साथ साथ बनाते जाएंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। इसको इस प्रकार से मिलाइए और इसको इस प्रकार से मिला लीजिए, बस, ठीक है। 4 स्पर्शरेखाएं आपकी आ जाएंगी। आ रही ना बात समझ में। पहले आप 3 सेंटीमीटर त्रिज्या पहले आप 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त खींचिए, उसको 7 सेंटीमीटर दोनों साइड व्यास बढ़ा दीजिए उनका, उनको अर्ध संधि भाजित कीजिए। जहाँ पर संधि भाजित हो रही है उसको केंद्र मान करके और आप 2 वृत्त बनाइए जो मेन वृत्तों को काटेगा और वहां से आप स्पर्शरेखा खींच दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी। ए बी ई मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम। सर्वांगसम का मतलब होता है उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मतलब सब बराबर होता है, वो सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। तो अब हमें करना है कि जो ए डी ई है वो समरूप है ए बी सी के, ठीक है ना। ये आपकी थ्योरम है, तो थ्योरम को हम थ्योरम के हिसाब से करेंगे। इसको स्टेप बाय स्टेप किया जाता है कि जो दिया गया है वो क्या लिखा हुआ है, जो नहीं दिया गया है वो कैसे निकालना है। तो देखिए इसे, सबसे पहले दिया है, क्या दिया हुआ है हमें, त्रिभुज ए बी ई, ये था सॉरी ना, ए बी ई सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ए सी डी के। सिद्ध करना है आपको, थ्योरम बिल्कुल इसी प्रकार से करनी है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप अपने दोस्तों में, ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके, सभी बच्चे इस वीडियो को देख सके और अपने मैथ की तैयारी कर सके। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिए और एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिए, ठीक है। चलिए, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। अगर ये सर्वांगसम है तो ए बी बराबर ए सी होगा, क्योंकि सर्वांगसम सब बराबर होते हैं, और ए ई बराबर ए डी भी होगा। तो ए बी और ए सी का अनुपात कितना होगा, कट की एक ही आएगा। इसी प्रकार से ए डी और ए ई का अनुपात भी कितना होगा, एक ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ए बी बटा ए सी बराबर है ए डी बटा ए ई के। ये एक कैसे आया कि यदि अपने ए बी और ए सी काटेंगे तो एक ही उत्तर आएगा, क्योंकि दोनों चीजें बराबर हैं, ठीक है। अब ये दोनों बराबर हो गए, तो त्रिभुज यहाँ देख लीजिए, त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी में ए डी बटे ए ई बराबर ए बी बटा ए सी, यानी कि कोण ए बराबर है कोण ए के, ठीक है। त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी के, क्योंकि देखो ए डी और ए ई दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण बराबर है। जब दो भुजा बराबर है, कौन से नियम से हम इसे लिखेंगे, भुजा कोण भुजा नियम से। क्या लिखेंगे, भुजा कोण भुजा नियम से।
ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। कोण ए बराबर कोण ए क्यों है, क्योंकि यह क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। आ रही है बात समझ में, ये हमने यहाँ से इतना निकाला। उसके बाद ए डी त्रिभुज ए बी सी, ये भी ये यही त्रिभुज है, ठीक है। इनमें भी क्या हो जाएगी, जो ए डी है और ए ई है वो एक होगी, और ए बी और ए सी का अनुपात एक होगा। यहाँ से कोण ए और कोण ए बराबर होंगे, तो यहाँ से तो हमारे पास दो चीजें बराबर आ गई, यहाँ से हमारे पास कोण बराबर आ गया। जब दो चीजें बराबर हो, यानी सब दो भुजाएं बराबर हो और एक कोण बराबर हो, तो भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज समांतर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या जिसकी परिधि इतनी है। वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त है, इसके 4 हिस्से करेंगे तो ये बनेगा ना चतुर्थांश। जिस क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। परिधि 22 सेंटीमीटर है ना वृत्त की, तो पहले अपने को जो चाहिए वृत्त में वो देखो। वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, 22 बराबर 2 पाई आर। यहाँ से आर बराबर 22/2 गुणा 7/22, तो आर का मान कितना आ गया, 7/2 सेंटीमीटर। तो वृत्त का कुल क्षेत्रफल निकाल लो ना, कितना होगा पहले तो, पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2, 7 से 7 कैंसिल, ये आ गया 11, 77/2। अब वो कह रहा चौथा हिस्सा चाहिए। कौन सा हिस्सा चाहिए, चौथा हिस्सा चाहिए उसे अपना। चौथा हिस्सा चाहिए, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, ये 77/2 है, इसमें 1/4 यानी चौथा हिस्सा, चौथा हिस्सा चाहिए इसके हमें, तो कितना आ गया, 77/8 वर्ग सेंटीमीटर। बस सिंपल सा माइंड में बिठाओ ना, इसमें सूत्र याद करने की जरूरत भी नहीं आएगी आपको। परिधि से पहले त्रिज्या निकालो, त्रिज्या से क्षेत्रफल निकालो, ये तो लेकिन पूरा क्षेत्रफल है। हमें कौन सा हिस्सा चाहिए, चतुर्थांश यानी कि चौथा हिस्सा चाहिए, 1/4 कर दो, बहुत खत्म। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ये क्वेश्चन मेरे साथ साथ कर सकते हैं। आप वीडियो को रोक करके, वीडियो की क्वेश्चन उतार करके और उसको सॉल्व कर सकते हैं। खुद उतारना नहीं है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, वहां पर आप सॉल्व कर सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। देखिए अगला, 7 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला पानी से आंशिक भरा एक बेलाकार बर्तन में डाला जाता है। बर्तन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है। यदि गोला पूर्णतः पानी में डूबा हो तो पानी का स्तर कितना ऊपर उठ जाएगा। जब एक चीज से हम दूसरी चीज बनाते हैं या एक चीज को दूसरी चीज में डालते हैं तो इसमें आयतन बहुत कम करता है। तो इसमें हम तो पहले गोले का आयतन और त्रिज्या का आयतन दोनों निकालेंगे और वो दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले गोले का व्यास कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2 सेंटीमीटर। गोले का आयतन 4/3 पाई r³ सूत्र याद कर लीजिए, गोले का आयतन 4/3 पाई r³ बिना सूत्र के आप प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो सूत्र तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसे हम बाद में सॉल्व करेंगे, इतना ही रखेंगे।
अब बेलन का व्यास कितना है? तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वेयर एच, पाई 7 की स्क्वेयर एच हमें नहीं पता है ना। अब सब ये समीकरण 1 मान लो और ये समीकरण 2 मान लो। 1 = 2 से पाई 7 की स्क्वेयर गुणा एच बराबर 4/3 पाई गुणा 7/2 की होल स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल। यहाँ से देखो एच बराबर क्या आ जाएगा? एच बराबर आएगा 4/3 गुणा 7/2 गुणा 7/2 बटे में 7 गुणा 7। क्यूब है, यहाँ पे 3 बार आएगा। 7/2। 2 7 से 2 7 कट गए, 4 से 4 कट गया। एच हमारे पास आ गया 7/6 सेंटीमीटर। बस ये हमें निकालना था कि गोला पानी डालने पर कितना ऊपर उठ जाएगा? 7/6 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा। चलिए, यदि 11 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर मोम के एक घनाभ से 2.8 सेंटीमीटर व्यास की एक मोमबत्ती बनाई जाती है तो मोमबत्ती की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक मोमबत्ती बनाई जाती है, एक घनाभ को पिघलाकर मोमबत्ती बना रहे हैं, तो घनाभ का आयतन बराबर मोमबत्ती का आयतन। मोमबत्ती यानी बेलन का आयतन, ठीक है ना। तो देखिए, घनाभ का आयतन बराबर मोमबत्ती का आयतन। घनाभ का आयतन का सूत्र लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और मोमबत्ती का आयतन पाई आर स्क्वायर, मोमबत्ती यानी बेलन, ठीक है। तो यहाँ से देखो 11 गुना 3.5 गुना 2.4 बराबर पाई आर स्क्वायर, यानी ये व्यास है 2.8। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1.4 गुना 1.4 गुना एच। एच का मान हमें निकालना है। पाई की जगह 22/7 लिख दीजिए। अब देखिए, पक्षांतरण कर लीजिए सारा। बराबर में क्या रह गया? एच। इसका गुणा इनके साथ हो जाएगा और इसका गुणा इधर नीचे बट्टे में आ जाएगा, ठीक है सारा। अब इसे सॉल्व करके आप बताएंगे कि इसका उत्तर कितना आएगा, उसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यदि आप साथ साथ अभ्यास कर रहे हैं तो इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में आएगा, ठीक है। देखते हैं कितना अभ्यास चल रहा है आपका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं? ये हमारे पास क्या है? एक्स। टेबल बना लेंगे आप। 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0। यहाँ से एफ का मान हमें दे रखा है 1, 2, फिर 4, 5, 15, 30, 60, 95, 82, 75। यहाँ से हम सी एफ निकालेंगे, संचयी बारंबारता। कैसे निकालते हैं देखो, एक की जगह एक लिख दो, फिर इनको जोड़ते हुए आओ। समझ रहे हो ना बात? फिर इन दोनों को जोड़ा 12, फिर ऐसे जोड़ते जाएंगे 27, फिर ये 57, फिर 117, 212, 294, 369, ठीक है।
इसका जोड़ भी करेंगे तो कितना आएगा, 369 आएगा। अब हमें यहाँ क्या देखते हैं, माध्यक बराबर n/2 यानी 369/2 यानी 184.5। 184.5 किसके पास की संख्या है, मतलब कौन सी संचयी बारंबारता इसके पास है, 184 के से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता हमें देखनी है। तो आप देखिए 184 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या है, 212। ठीक है, तो इसका माध्यक होगा 8.0। आ रही बात समझ में, 184.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 212 है, तो माध्यक 8.0 होगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में एक कंचा निकाला जाता है, तो क्या प्रायिकता होगी कि वह लाल हो वह हरा ना हो। हरा ना, पहले से तो लाल की प्रायिकता निकालते हैं। अब तो आपको सूत्र याद ही हो गया होगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है, अनुकूल स्थितियां बटे में कुल स्थितियां, लाल कितने कंचे हैं, 5। इसकी हिंदी आप खुद लिखेंगे, मैंने पिछले 5 मॉडल पेपरों में हिंदी लिख के दिखाई है। आप अभ्यास कर रहे हैं तो आपको अभ्यास हो गया होगा कि किस प्रकार से आपको सूत्र लिखना है और आंसर लिखना है। अनुकूल स्थिति बटे में कुल स्थितियां 5, 8 और 4 कितने हो गए, 17 हो गए। तो ये हमारी प्रायिकता आ गई 5/17। ठीक है, हरा ना हो, तो पहले हरा होने की निकाल लो ना प्रायिकता, कि हरा होने की प्रायिकता क्या होगी। हरा होने की प्रायिकता वो हम आसानी से निकाल सकते हैं ना। हरा होने की प्रायिकता निकालो पहले। तो हरे कितने कंचे हैं, 4, कुल कितने हैं, 17, 4/17 हो गई। हरा ना होने की प्रायिकता अब निकलेगी, हरा ना होने की प्रायिकता कितनी, 1 में से 4/17 घटाते हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है। यदि होने की प्रायिकता इतनी है तो ना होने की प्रायिकता को 1 में से घटा दो। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे लेकर करेंगे तो 17 - 4/17 यानी कि 13/17। तो यहाँ ऐसे ले लोगे आप, कितना आएगा, 17 आएगा। आ रही है बात समझ में। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिए, इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, इसके बाकी क्वेश्चन हम अगले पार्ट में लेकर के आएंगे। धन्यवाद।